अंजलि कुमारी ने इस बात का रेखांकन यहाँ पे किया है कि दशहरा को अब तक हम लोग कैसे जानते रहे हैं। दशहरा को अब तक हम लोग ये जानते हैं कि रावण के दहन के साथ दशहरा का समापन होता है, लेकिन नहीं, बस्तर के लोग जब दशहरा मनाते हैं तो 75 दिन तक 75 दिन तक दशहरे का वो कार्यक्रम चलता है। बस्तर क्यों विशिष्ट है? आप कभी सोचा होगा? निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। अगर कभी नहीं सोचा तो बस्तर पर इतनी पुस्तकें क्यों आती? पूरा छत्तीसगढ़ भी नहीं, भारत देश के एक प्रांत छत्तीसगढ़ के एक अंचल विशेष पर अगर इतनी पुस्तकें आ रही हैं तो उसके कुछ निहित कारण होंगे। देश का सबसे बड़ा जलप्रपात बस्तर में हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि कोटुमसर जैसी एक खूबसूरत गुफा जो स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट की संरचनाओं की बनी हुई है, चूना पत्थर की वो गुफाएं बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत, और भारत में ऐसी गुफाएं बहुत सीमित हैं। हमको नहीं पता। हमको तो यह भी नहीं पता कि वहां पर जनजातियां निवास कर रही हैं, कौन कौन तरह की जनजातियां हैं, किस तरीके से उनके बात व्यवहार है, उनके देवता क्या है, उनके रहने सहने का तरीका क्या है, वो किस तरीके, उनके एस्पिरेशंस क्या है। मैं अर्चित सैनी आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का शुभ अवसर है एक खास किताब के ऊपर परिचर्चा करने का। हमें बस्तर की मिट्टी, संस्कृति और कहानी से रूबरू कराने वाली ये किताब आज हम सबके सामने पेश करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं तालियों के साथ हमारे अतिथिगण को एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूँगा। पहले अतिथि हमारे राजीव रंजन सर, आप बस्तर विषय विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में NHPC में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। हमारे अगले अतिथिगण हैं श्री कमलेश कमल जी, आप हिंदी के चर्चित व्याकरण एवं भाषा विज्ञानी हैं और भाषा सलाहकार हैं। हमारे अगले अतिथिगण हैं अमरेंद्र पांडे जी, आप युवा आलोचक हैं और वर्तमान में DU में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। हमारी अगली गेस्ट हैं डॉक्टर अंजलि जी, आप युवा लेखिका हैं और वर्तमान में DU में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी किताब है जो भारत को एक खूबसूरत और रंग बिरंगे प्रदेश बस्तर की विरासत, संस्कृति और ट्राइबल्स की कहानियाँ और उनका संघर्ष लेकर आई है। बस्तर जो अपने घने जंगल, समृद्ध परंपरा और उनके अपने अलग संसार के लिए जाना जाता है, इस किताब के जरिए एक नए रूप में सामने आता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सफ़र है उन लोगों का, उन रीति रिवाजों का, उन आदिवासियों का और उस मिट्टी का जो अपने अंदर एक अलग ही जादू समेटे हुए हैं। इस किताब की लेखिका ने अपने कलम और दृष्टिकोण के माध्यम से बस्तर की सांस्कृतिक विविधता की असली तस्वीर को समझाने की कोशिश की। आज हम उस सफ़र की शुरुआत करते हैं जहां हम बस्तर की कहानियां, उनके गीत और उनके जीवन जीने के तरीके समझने का मौका मिलेगा। आज जिस किताब पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका शीर्षक है बात बस्तर की। ये किताब डॉक्टर अंजलि जी द्वारा लिखी गई है और यश पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे अतिथिगणों से चाहूँगा कि वे अपने विचार इस किताब पर प्रस्तुत करें। सबसे पहले तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अमरेंद्र पांडे जी। आदरणीय मंच और साहित्य अकादमी के इस पुस्तकायन के सभागार से जब मैं बात करने जा रहा हूँ बात बस्तर की, तो सवाल शीर्षक से ही शुरू करूँगा कि लेखिका और लेखिकाओं के लिए और लेखकों के लिए और खासकर प्रकाशकों के लिए भी ये सोचने की बात हो सकती है कि शीर्षक किस तरह से रखा जाए। जब मैं इस किताब से गुजर रहा था तो सोच रहा था कि इसे साहित्य की कौन सी विधा की श्रेणी में रखूं, या बस्तर ऐसा चर्चित विषय और टॉपिक है जिसपे सब लोग लिख लेना चाहते हैं। और जब पैनल में नाम देखा राजीव रंजन जी का और कमलेश कमल का, तो सच में आज के हिंदी साहित्य में ये दो ऐसे विषय विशेषज्ञ हैं
जिन्होंने बस्तर पे खूब जम के काम किया है। मैं उस विस्तार में आऊंगा, लेकिन शीर्षक बात बस्तर की को देखने के बाद ये लगा कि ये आलोचकी पुस्तक कैसे हो सकती है। ये तो कहानी, उपन्यास, गल्प, कथा के तर्ज पर इस किताब का शीर्षक मुझे जान पड़ा। जब इस किताब के बीच से गुजरा तो ये पता चला कि नहीं, विषय विशेषज्ञ राजीव रंजन प्रसाद सर ने इस का शीर्षक दिया है। तो मैं इस किताब को ये देखते हुए जब इस पे गौर किया तो ये लगा कि नहीं, ये आलोचकी पुस्तक उन नक्सलवादी आंदोलनों को किनारे रख करके उनके सांस्कृतिक संदर्भों को हमारे सामने लाती है। और ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सारे प्रचलित मानदंडों को हिंदी धारा के स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श के संदर्भों में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह पुस्तक बात बस्तर की इस लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि वैचारिक खामनों ने बस्तर को लेकर के एक तरह का अट्रैक्शन और आकर्षण का युग्म बनाया, और एक लोगों के लिए ये बहुत ही हेयता, और इसका नाम सुन करके लोग अलग अपने को करने लगे। उन दोनों के बीच से क्या किसी ने बस्तर के लोगों की उन संजीदगी को समझने की कोशिश की? क्या उनके जब जल जंगल जमीन उनसे छीने जा रहे थे तो उस दर्द को दिखाने की कोशिश की है क्या? मुझे लगता है कि यह पुस्तक उन दोनों वैचारिक तहों के बीच की पड़ताल हमारे सामने करती है। जब जिनका जल जंगल जमीन छीना जा रहा हो, उनके दर्द, उनकी बेबसी को हमारे सामने लाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा किताब 5 अध्यायों में विभक्त है। तो इस पुस्तक को हम सांस्कृतिक उत्कर्ष, खासकर बस्तर का सांस्कृतिक उत्कर्ष क्या है, सिर्फ उसकी प्राकृतिक छटा, उसकी खनिज संपदा को ही दिखाने की कोशिश नहीं है। देखिए, कई बार ये होता है कि कमलेश कमल बैठे हुए हैं इधर, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग जब किताब इन्होंने लिखी तो एक मिलिट्री मैन की तर्ज पर क्या संवेदना रही है, सिर्फ उसको दिखाने की कोशिश वो अपने उपन्यास में करते हैं। और उन्हीं सब उपन्यासों को आधार बना करके गिरीश पंकज का उपन्यास है, राजीव रंजन प्रसाद का उपन्यास है इसमें, और उन्हीं सब उपन्यासों को आधार बना करके अंजलि कुमारी ने अपना यह बहुत ही अद्भुत शोध वर्क किया है इस पुस्तक में। तो मुझे लगता है कि पाठकों को, जो बस्तर को अब तक सिर्फ नक्सलवाड़ी आंदोलन के तौर पे, अब तक जो एक साहित्यिक विधा में बस्तर को लेकर के लिख देने वालों की विधा के रूप में के बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश है कि उनके सांस्कृतिक उपादेय क्या हैं, उनके तीज त्योहार कैसे हैं, उनकी स्त्रियां कैसी हैं। आज मैं बात करूं इसी पुस्तक के हवाले में, तो अंजलि कुमारी ने इस बात का रेखांकन यहाँ पे किया है कि दशहरा को अब तक हम लोग कैसे जानते रहे हैं। दशहरा को अब तक हम लोग ये जानते हैं कि रावण के दहन के साथ दशहरा का समापन होता है, लेकिन नहीं, बस्तर के लोग जब दशहरा मनाते हैं तो 75 दिन तक, 75 दिन तक दशहरे का वो कार्यक्रम चलता है, और वह दशहरा किसी रावण के दहन पर केंद्रित न होकर के बल्कि वहां के जो देवी हैं उस देवी माँ की आराधना के साथ संपन्न होता है। तो ऐसे बहुत सारी बात जो लगेगी कि आलोचकी पुस्तक है, लेकिन सच में वो गल्प जैसी है। तो मैं अपनी वो जो शुरुआत की बात कर रहा था कि जब मैं बात बस्तर की शीर्षक से शुरू कर रहा था कि मैं सवाल उस पे खड़ा कर रहा था कि आलोचकी पुस्तक नहीं हो सकती है, खासकर प्रकाशकों को भी इस तरह के का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरी बात थोड़ी सी अलग बढ़ जाती है कि सच में इसमें ऐसी कथाएं अंजलि कुमारी लेकर के आती हैं कि जो हमारे आपके भारत के ही नक्शे में तीज त्योहार का ही मायने कैसे अलग हो जाता है उस पर रेखांकित करती हुई दिखाई पड़ती है। स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात हम करें
तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां सबसे पहला बेटा चाहती हैं, लेकिन नहीं, बस्तर की स्त्रियां सबसे पहले अपने ईश्वर से यह कामना करती हैं कि हमें बेटियां हों। गोदना गुदवाने की जो प्रथा है वो आज के संदर्भों में बहुत सारे उसके स्मार्ट तरीके आ गए हों, लेकिन नहीं, वो गोदना गुदवाने की प्रथा को वहां पे बहुत अच्छा मानती हैं। तो इस तरीके से यह पुस्तक 5 अध्यायों में विभक्त है। उन 5 अध्यायों में विभक्त में जो सबसे एक पढ़ने योग्य पाठकों के लिए है कि बस्तर का सांस्कृतिक संदर्भ क्या हो सकता है, उसे जरूर इस अध्याय में देखा जाना चाहिए। तो आज के समय में अगर हम बस्तर केंद्रित कुछ किताबों की बात करें तो मुझे लगता है कि उसमें ये किताब एक अपनी अलग पहचान छोड़ती नजर आती है। उसमें कमलेश कमल की ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग, बस्तर लाल क्रांति बनाम हीन क्रांति कनक तिवारी, उस कड़ी में बात बस्तर की किताब को जरूर देखा जाना चाहिए। राजीव रंजन प्रसाद की किताब आमचो बस्तर, ढोलकर और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इस पुस्तक में रेफरेंस के रूप में बार बार जो है अंजलि कुमारी रेखांकित कर रही। और एक और बात है, इसमें आपको सामाजिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, भारतीय संविधान में किस तरीके से आदिवासियों को लेकर के बातें कही गई। देखिए, जो अनुसूचित जाति है उसको भारतीय संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जाति के रूप में रेखांकित किया गया। भारत सरकार का भारतीय संविधान किस तरीके से आदिवासियों के हित के लिए बात करता है, वो भी इस तरीके से इस किताब में पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। ये किताब आलोचना की किताब है जरूर, लेकिन पूरी तरह से शोध आधारित आलोचना की किताब। हम खासकर प्राध्यापक डीयू के हों या कहीं के हों, ये जरूर खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या जो बात आलोचकी रूप में कही जा रही है या शोध आधारित आलोचना की बात कही जा रही है, खासकर जब हम बस्तर पर, जिसकी सबकी निगाहें बस्तर जैसे संदर्भों में पड़ी हुई हों, तो वहां पे क्या ऐसी बात है क्या कि वो हमारे लिए और मजबूत स्थिति में बन करके आती है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए कि बस्तर को लोग अब तक ना सिर्फ नक्सलग्रस्त और वहां के लोगों की सरकारों के द्वारा दोहन, इन्हीं सब संदर्भों में देखते आए हैं। ये किताब उससे पर्दाफाश करती है, उन बहुत सारी स्थितियों से पर्दा उठाती हुई नजर आती है। और मैं कहूँगा कि भारतीय जनगणना में शायद आदिवासियों को जो राष्ट्रीय जनगणना 2011 है उसमें 8.6% आदिवासियों की जनगणना। तो अंजलि जी कुछ 1-2 तथ्यात्मक भूलें हैं जिसको जरूर सुधारिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 8.2 लिखा है और मुझे लगता है कि वो 8.6 है, जिसको आगे आप ठीक करिएगा। एक इनकी बात मैं कोट करूंगा कि विवाह के बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं उधर। बस्तर में विवाह के तरीके इसी तरीके से नहीं, जैसे परंपरागत विवाह, प्रेम विवाह, परीक्षा विवाह, दूध विवाह। तो ये पूरी पुस्तक इस रूप में रिच है, मजबूत है कि जो बस्तर को हम देखते आए हैं उससे बीच का एक रास्ता वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करती हुई पुस्तक है। मैं यस पब्लिकेशन को इसलिए इस काम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो खासकर आदिवासियों और बस्तर केंद्रित जो किताबों की एक श्रृंखला ला रहे हैं, वह श्रृंखला सच में हिंदी पाठक उसे पढ़े, समझे और आगे बढ़ाए। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। धैर्य, स्थिरता, वीरता, कर्मठ, देश के लिए निष्ठा और बलिदान, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को एक सोल्जर बनाती हैं। परंतु हमारे बीच आज एक ऐसे वर्दीधारी मौजूद हैं
जिनके पास ना सिर्फ ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं बल्कि इन्होंने लेखन जगत में भी बहुत कम समय में अपनी एक खास पहचान बना ली है। अब तक की आपकी जितनी भी किताबें पब्लिश हुई सभी बेस्ट सेलर साबित हुई हैं, चाहे मैं बात करूं ऑपरेशन बस्तर की या भाषा संशय संशोधन की। आप विगत 15 वर्षों में सभी प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में 2000 से अधिक संपादकीय, आलेख, कविताएं, कहानियां, व्यंग्य, लघु कथा, समीक्षा आदि प्रकाशित कर चुके हैं। आप अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आप सभी की तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा द वन एंड ओनली मिस्टर कमलेश कमल जी। धन्यवाद। साहित्य अकादमी के इस मंच पर उपस्थित सभी सुधीजन और उन सबसे प्रमुख आज के इस विरल पाठकीय संयोग में पाठकीय जगत का जो हाल है, हिंदी पाठकीय जगत का आप जानते हैं, इसमें जो सुधी पाठक और हिंदी प्रेमी यहाँ सुन रहे हैं, जिन तक अभी आवाज़ जा रही है या जो बाद में देखेंगे, आप सबको प्रणाम है। आप सबके साहित्य प्रेम को, आप सब हिंदी लेखकों से जीवित नहीं है, अभी हिंदी जीवित है हिंदी प्रेमियों से, पाठकों से। तो आप सबका विनम्र आभार। अमरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पुस्तक के संदर्भ में कई बातें रख दी हैं और पाठकों का सम्मान, समय का सम्मान करते हुए संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मित्रों, 295 पृष्ठ की ये पुस्तक है ना, और ये देखिए यस पब्लिकेशन ने एक अच्छी छपाई के साथ ये लाई 236 पृष्ठ, 695 रुपये मूल्य की पुस्तक है, जो हार्ड बाउंड एडिशन है। कुछ महीने पूर्व मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, अभी तुरंत का पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे स्मरण में है उसके आधार पर मैं इस पुस्तक पर बात करूंगा। मैं पढ़ अभी नहीं पाया हूँ, कुछ महीने पूर्व अपने कार्यालय में मैं इसको पढ़ पाया था। मित्रों, बस्तर क्यों विशिष्ट है? आप कभी सोचा होगा, निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। अगर कभी नहीं सोचा तो बस्तर पर इतनी पुस्तकें क्यों आती? पूरा छत्तीसगढ़ भी नहीं, भारत देश के एक प्रांत छत्तीसगढ़ के एक अंचल विशेष पर अगर इतनी पुस्तकें आ रही हैं तो उसके कुछ निहित कारण होंगे। बस्तर अपने आप में एक दुनिया है, एक जगत है, एक संसार है, और घनीभूत संवेदनाओं का सार आपको बस्तर में दिखता है। बहुलवर्णी संसार है, उसके कई रंग हैं। बस्तर एक दुनिया, एक जगत के रूप में उसके जो विविध रंग हैं उनको अलग अलग तरह से, क्लैडियोस्कोपिक जिसको हम कहते हैं स्टडी करना, तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग ढंग से देखते हैं। राजीव रंजन भाई का जो प्रिज्म होगा वो अलग होगा, हो सकता है किसी और का जो प्रिज्म है अलग है, मेरा प्रिज्म कुछ अलग होगा। लेकिन हम सब प्रयास क्या करते हैं, बस्तर का जो बड़ा वितान है, वितान उसको हम अपने में उन घनीभूत संवेदनाओं को आपके समक्ष लाने की चेष्टा करते हैं। आऊं इस पुस्तक पर, तो लेखिका अंजलि कुमारी, डॉक्टर अंजलि कुमारी ने अच्छा कार्य किया है। देखिए, हम सीधे कह देते हैं जल जंगल जमीन, तो मुझे याद है जब मैं उपसंहार पलट रहा था इसका, तो इसमें बात आई कि जब बस्तर की समस्या जल जंगल जमीन के साथ भाषा और अस्मिता की है, जो आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैंने कहा लेखिका ने कम से कम अपना श्रम किया, जल जंगल जमीन तक सीमित नहीं रखा है इसने खुद को, कम उसके साथ इसने भाषा और अस्मिता की बात भी की। मैं निश्चित रूप से चूंकि भाषा का व्यक्ति हूं तो भाषिक पक्ष देखता हूं और फिर अपना मूल्यांकन करता हूं कि पुस्तक पर मैं समय दूं न दूं। तो कुछ मौलिक स्थापनाएं भी हैं इनकी, और 5 अध्याय जिसमें आप पृष्ठभूमि बस्तर के बारे में, बस्तर का जो एक रंग है आप खाका खींचती हैं उसमें। इसके बाद आर्थिक संघर्ष, राजनीतिक सामाजिक संघर्ष, सांस्कृतिक जो वहाँ के संघर्ष हैं उस पर आपने खूब बात की है। पुस्तक अच्छी बन पड़ी है, और वे सभी लोग, वे शोधार्थी जो बस्तर को जानना चाहते हैं, वो हिंदी प्रेमी जो ये समझते हैं कि बस्तर को समझने से हम खुद भी भारत के एक ऐसे अंचल को समझते हैं जो कि अपने आप में पूरा सब कुछ हो। देखिए, आप 21वीं सदी में होकर के भी बस्तर में, मेरे ऑपरेशन बस्तर में एक डायलॉग है कि आप रहते होंगे 21वीं सदी में, हम बस्तर में रहते हैं।
तो 21वीं सदी और बस्तर का होना, एक आप कहते हैं ना कि टाइम स्पेस का जो एक तारतम्य है, जो एक कड़ी है, वो वहीं तक नहीं है। बस्तर एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। तो यदि कभी इच्छा हो आप सुधी पाठकों को कि बस्तर की दुनिया में झांका जाए और उसके विविध पहलुओं को देखा जाए, तो उन विविध पहलुओं को उद्घाटित करती, समुद्घाटित करती ये पुस्तक बात बस्तर की आप लोग देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अशेष शुभकामनाएं। चूंकि समय में मुझे पता है, समय का सम्मान करूंगा कि आगे समय बहुत कम बच गया है, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुस्तक अच्छी बनी है और आप सब इसे एक बार पलटकर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपके टेस्ट की जो लोग बस्तर के इस कार्यक्रम को सुनने आए हैं, वे सभी मूल संवेदनाओं को समझने की चेष्टा करते रहते होंगे। आप सबने सुना, मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और उससे पहले आप सब हिंदी प्रेमी हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। इस किताब की स्टोरी कोई अगर सबसे बेहतर तरीके से लोगों तक नरेट कर सकता है तो वो है इस किताब की लेखिका। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट मिस अंजलि कुमारी जी को। मंच पर बैठे सम्माननीय अतिथियों को के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कितने कम समय में आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पधारे। यहाँ बैठे बहुत कम लेकिन श्रोतागणों का भी बहुत आभार कि आप यहाँ बस्तर को सुनने और समझने के लिए आए। मैं पुस्तक की एक विस्तृत कुछ पंक्तियों में आपको बताने का प्रयास करूंगी। बात बस्तर की पुस्तक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में निवास करने वाली जनजातियों के जीवन को प्रस्तुत करती है, जिसमें एक ओर जड़ जंगल और जमीन के लिए संघर्षरत आदिवासियों की पीड़ा एवं विस्थापन के दर्द को बयान करती है। इसमें दूसरी ओर नक्सलवाद की हिंसा की मार झेल रहे जनजातियों के संघर्ष को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा यह पुस्तक वहाँ की संस्कृति, उनके संस्कार, मान्यताओं आदि को भी सामने लाने का प्रयास करती है। आज हम विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे में हमारा मूल जीवन से जुड़ना भी अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब है कि आज हम अपनी संस्कृति से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो हमें इन जनजातियों से, इन आदिवासियों से यह सीखने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति के प्रति कितने संवेदनशील रह सकते हैं। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, जिस तरह से आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ हमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है कि हम प्रकृति के प्रति बिल्कुल भी रक्षा का भाव नहीं रखते, सुरक्षा का भाव नहीं रखते हैं। तो यह भाव हमें आदिवासियों से सीखने की आवश्यकता है, इन जनजातियों से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रकृति को एक तरह से देवता के रूप में पूजते आए हैं। इसके अंतर्गत मैंने जो सर ने बताया कि इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा है। अगर शीर्षक की बात की जाए तो बात बस्तर की, तो यह शीर्षक इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें मैंने किसी एक विषय या भाव को नहीं रखा है। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ, भौगोलिक संरचना, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, साथ ही साथ नक्सलवादी क्या क्या घटनाएं हुई या नक्सलवादी क्या क्या परिस्थितियाँ हुई, उन सभी को इसमें जो है समाहित करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मैंने इसका शीर्षक बात बस्तर की, जो कि राजीव रंजन सर ने मुझे एक तरह से दिया, तो ये शीर्षक मुझे इसीलिए और ज़्यादा सार्थक लगा क्योंकि इसमें किसी एक विषय को समाहित नहीं किया गया है, बल्कि ये अपने शीर्षक को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण करता है। इसी के साथ मैं ये मंच जो है पुनः संचालक महोदय को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am.
अगर आप सभी को ये लग रहा है कि आप बस्तर पर बहुत कुछ सुन चुके हैं तो जस्ट होल्ड ऑन गाइस, अभी तो जस्ट ये शुरुआत भर है। बात बस्तर की हो और राजीव सर मार्गदर्शन ना करें ये तो इम्पॉसिबल है। राजीव सर 1982 से लेखनरत है। इन्होंने लघु पत्रिका प्रतिध्वनि का 1991 तक संपादन किया तथा वर्तमान में सीमा संघोष पत्रिका का उप संपादन कर रहे हैं। राजीव सर की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा अनेक अखबारों में कॉलम लिखने के साथ साथ संचार माध्यमों में भी अपनी बात रखते हैं। राजीव सर की प्रचलित पुस्तकों में से है आमचो बस्तर, बस्तरनामा, बस्तर के जननायक, दंत क्षेत्र और भी कई। आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिना समय व्यर्थ करे मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाना चाहूँगा हम सबके प्रिय श्री राजीव रंजन सर। कमलेश जी, अमरेंद्र जी, अंजलि जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, अर्चित जी, और जो मुझे सुन रहे हैं, बस्तर को जानने का बहुत तरीके से प्रयास किया गया है, लेकिन हमेशा अंधों के हाथी वाली स्थिति है। जिसने भी बस्तर को जिस तरीके से छुआ उस तरीके से कहने का प्रयास किया। किसी ने सूंड को छुआ तो उसको खंबे की तरह बताया, किसी ने पूंछ को छुआ तो उसको सांप की तरह बताया, किसी ने कान को छुआ तो सूपे की तरह बताया। लेकिन बस्तर को समग्रता से समझने जानने का प्रयास बहुत बहुत रुचिकर भी है, कठिन भी है और बहुत मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि आज बस्तर पर बहुत सी किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम किया गया है। आप झारखंड की बात करें, झारखंड के जनजातीय परिदृश्य की बात करें, झारखंड में जिस तरीके से नक्सलवादी आंदोलन हो रहा है उसकी बात करें, वहां जिस तरीके का औद्योगिकरण हुआ, जो कोयले की खदानें रही, जहां खनिज वहां से निकाले गए, उससे जनित शोषण और उसके बाद जिस तरीके की कहानियां वहां पर उपजी उसकी बात करें तो आपको बहुत सी कहानियां मिलेंगी, बहुत सी उपन्यास मिलेंगे, बहुत सी कविताएं मिलेंगी, बहुत से आंदोलनों का वहां पर आस्था वास्ता रहा है। लेकिन जब बस्तर की बात होती है तो बहुत लंबे समय तक वहां खामोशी रही है। एक दौर में मोरिया एंड देयर घोटुल्स या वेरियर एल्विन या ग्रिग्सन या अंग्रेजी कुछ जो समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, उसके बाद बस्तर में एक तरीके की खामोशी रही। लोगों ने बस्तर के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया। मैं बस्तर का रहने वाला हूं। जब हॉस्टल में भोपाल में जब मैं गया तो रैगिंग हो रही थी। रैगिंग में मुझसे पूछा गया कहां से आए हो, मैंने कहा बस्तर से। तो मेरे सामने वहां पर बैठे बहुत से विद्यार्थी, जिनमें से कई यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, उनको ये पता ही नहीं था उस दौर में कि बस्तर कहां है। एक जानकार व्यक्ति रहा होगा, उसने ऊपर से नीचे तक देखा और उसने कहा अच्छा बस्तर से आए हो पर तुम तो कपड़े पहने हुए हो। बस्तर को लेकर यह मान्यता, यह दृष्टिकोण हमेशा से रहा है। लेकिन आज हर किसी को पता है कि बस्तर कहां है। हर कोई जानता है कि दंतेवाड़ा क्या है, हर कोई जानता है कि सुकमा कहां है, हर कोई जानता है कि नारायणपुर क्या है। ये बस्तर के वो जिले हैं जो आज कुख्यात हो गए हैं। आपको और हमको बस्तर को पहले जानने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई? क्या वो भारत देश का हिस्सा नहीं था? देश का सबसे बड़ा जलप्रपात बस्तर में, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि कोटुमसर जैसी एक खूबसूरत गुफा जो स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट की संरचनाओं की बनी हुई है, चूना पत्थर की वो गुफाएं बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत, और भारत में ऐसी गुफाएं बहुत सीमित हैं। हमको नहीं पता। हमको तो यह भी नहीं पता कि वहां पर जनजातियां निवास कर रही हैं, कौन कौन तरह की जनजातियां हैं, किस तरीके से उनके बात व्यवहार है, उनके देवता क्या है, उनके रहने सहने का तरीका क्या है, वो किस तरीके, उनके एस्पिरेशंस क्या है। कैसे जानते थे आप जानते? बीबीसी ने बहुत पहले बस्तर के घोटुल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। कैमरा ले जाकर घोटुल के भीतर लगा दिया और उन्होंने आदिवासियों के निजी पलों को घोटुल का जीवन कहकर प्रचारित कर दिया। बीबीसी जैसे मीडिया संस्थान
जो यह मानकर चलते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वही सच्चाई है, उन्होंने जो दिखा दिया उसके परे कुछ भी सच नहीं है, उसी को सच इसलिए मान लिया गया कि बस्तर के बारे में जानने की तो किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी। तो फिर आज क्यों? क्या इसलिए कि जहां अराजकता होगी, जहां नक्सलवाद होगा, जहां आतंकवाद होगा, क्या हम केवल उसी क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे? मैं एक परिवार से मिला, उनसे पूछा बेटी कहां है, तो बोले छात्रावास पे। मैंने कहा छुट्टी चल रही है, वो भी गर्मी की छुट्टी, इस समय तो बेटी को घर में होना चाहिए। और उसके बाद मैंने वहां वापस घर आकर बहुत संवेदना से एक कविता लिखी थी, बोदी तू घर मत आना, क्योंकि वो परिवार जानता है, वो माता पिता जानते हैं कि वो घर आएंगे, माओवादियों की कुदृष्टि लगी हुई है, हर घर से एक बच्चा चाहिए, ये बच्ची जंगल के भीतर चली जाएगी, बंदूक पकड़कर उस लाल सलाम का गीत गाती रहेगी, जो विचार की धारा उसकी मनस्थिति में भी नहीं है। वो चाहती भी नहीं कि वो नक्सलवादी बने, वो चाहती भी नहीं कि उसके भीतर इस तरीके का कोई विचार पनपे, वो चाहती भी नहीं कि वो जो लाल झंडा थामे जो है उस किस्म के जनवाद की बात करे जो उस। आपको एक और बात, मैं इस बात को अधूरा छोड़ करके एक और बात बताता हूं कि जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो उसकी आदर्श स्थिति क्या है। अबूझमाड़ एक क्षेत्र है बस्तर का, वहां पर साझा खेती होती है। आप वहां का सरपंच ले लीजिए, वहां का गायता ले लीजिए, वहां का सयाल, एक सामान्य किसान से लेकर के वहां जिसको आप बहुत समृद्ध संपन्न या जिसको बहुत प्रभावशाली मानते हैं उस व्यक्ति को ले लीजिए, सबका पहनावा वही लंगोटा होगा, सबका पहनावा वही होगा, किसी में आप अंतर नहीं कर सकते कि भाई ये गांव का बहुत वरिष्ठ या बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और ये गांव का एक किसान। जब फसल होगी तो बराबर बराबर बांट दी जाएगी। ऐसे परिक्षेत्र में जहां आदर्श रूप में बराबरी का भाव मौजूद है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां हर कोई समान है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां बुकिश मार्क्स से लेकर के जो आज करके लाल सलाम का झंडा उठाने वाले लोग हैं, वहां तक जिन्होंने किताबों में लिख रखा है कि साम्यता किस तरीके से होनी चाहिए, वो वहां पर विद्यमान है। वहां पर बंदूक लेकर के क्यों घुसे हुए हैं माओवादी? अगर वहां पर वही परिस्थिति विद्यमान है जिसको लेकर के, जिसको लाने का सपना देख करके ये वामपंथी हजारों लाखों पुस्तकें लिख लिख करके लोगों को बरगलाते रहे हैं, अगर वहां पर वही कुछ परिस्थितियां मौजूद हो जिसको लेकर बंदूक लेकर के वो अंदर घुसे हुए हैं कि हम पूरी दुनिया को समानता में जो है समानता और साम्यता लेकर के आ जाएंगे, वहां पर वो परिस्थितियां पहले से विद्यमान है, तो भाई साहब आप लोग वहां क्या कर रहे हैं? तो बस्तर को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। बस्तर को विचारधारा का अखाड़ा बना दिया गया है और इसीलिए जब ये अखाड़ा, क्योंकि एक और बात जो मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं और बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, अर्बन नक्सलिज्म कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है या काल्पनिकता में कहीं नहीं छुपा हुआ। बंदूक लेकर के जो नक्सलवादी जंगल के भीतर अपना काम कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, निरीह लोगों को मार रहे हैं, आपको मालूम है कि बस्तर में कम से कम लगभग हर रोज एक न एक व्यक्ति की केवल इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसको माओवादी मानते हैं कि ये मुखबिर है, इसने पुलिस का, तंत्र का, सिस्टम का साथ दिया हुआ है। हर रोज हत्या होती है। हम यहां दिल्ली में बैठे हुए हमको तो पता ही नहीं, 365 दिन 365 से अधिक हत्याएं वहां पर होती हैं सिर्फ निरीह आदिवासियों की। हमारी खामोशी है, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जो बंदूक वाले हत्यारे इसलिए जिंदा हैं क्योंकि कलम वाले हत्यारे दिल्ली में बैठे बैठे उनके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। जब तक आप इन दोनों तरह के हत्यारों को ठीक से नहीं पहचानेंगे तब तक आतंकवाद का ठीक तरीके से आप विश्लेषण नहीं कर सकेंगे, तब तक आतंकवाद की आप ठीक तरीके से परिभाषा नहीं कर सकेंगे, तब तक आतंकवाद को आप समझ ही नहीं सकेंगे। और बस्तर आतंकवाद को समझने की सबसे बेहतरीन जमीन है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं जल जंगल जमीन का एक उदाहरण देकर, क्योंकि ये सब कुछ अंजलि ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी किताब में समग्रता से सामने रखा है, क्योंकि बस्तर पर लिखी गई कई किताबों का निचोड़ उसने शोध कर आपके समक्ष रखा है, जिसमें जनजातीय जीवन, लोग किस तरीके से उनका पहनावा है, देवी देवता है, वहां पर होने वाली प्रथाएं हैं, सब कुछ, और नक्सलवाद भी।
जल जंगल जमीन को समझने का मेरा दृष्टिकोण भी वही था जो आम तौर पर सबका होता है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, परिस्थिति का भी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से पर्यावरण कोर्ट में मेरा आना जाना हुआ करता था। मैं अपनी कंपनी की तरफ से वहां पर उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक व्यक्ति थे, वो वहां पर आते थे, उनके साथ पूरी भीड़ हुआ करती थी, सभी ग्रामीण थे। मैं उस व्यक्ति को देखता था, टोपी फटी हुई, कमीज में कई तरीके के पैबंद, एक पैर में नीली चप्पल, एक पैर में पीली चप्पल, हाथ में छड़ी, कमर झुकी हुई। वो आते थे, बैठते थे और वो वहां पर अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके साथ लोग हुआ करते थे। मैं उनको देखता था और मुझे लगता था कि यार मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, मैं तो इस कंपनी का हिस्सा हूं, लेकिन यह व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ करता था और कई बार कोर्ट के बाहर मैंने उनके साथ बैठकर चाय पी, मैंने उनकी प्रशंसा भी की। एक बार जो जज है पर्यावरण का, जो केस देख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बात है, जो परिस्थिति है, उसकी स्पष्टता के लिए मुझे उस जगह पर जाना बहुत आवश्यक है, मैं वहां जाना चाहता हूं। उनको वहां जाना था। उसके 2-3 दिन पहले मैं खुद साइट पर गया। एक जगह, एक बाजार से गुजरते हुए मैं ठिठक गया। एक मारुति एस्टीम कार रुकी। बाजार में एक व्यक्ति वहां पर उतरा जिसने शर्ट पैंट बाकायदा पहना हुआ था और मुझे लगा अरे इस व्यक्ति को तो मैं पहचानता हूं, इस व्यक्ति को तो मैंने वहां कोर्ट में देखा था। लेकिन मुझे लगा हो सकता है भाई बंधु हो सकता है मिलता हुआ चेहरा हो। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये कौन है? तब मुझे बताया गया अरे ये आप जानते नहीं, ये तो वो है, अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं, ये तो बड़े समाज सेवी हैं और फलाना है और ठिकाना है। और तब मुझे उस व्यक्ति ने उनका घर दिखाया जो गंगा नदी के बिल्कुल किनारे एक खूबसूरत जगह पर था, बाहर घास का मैदान और उनके घर में दूर से 4-6 एसी नजर आ रहे थे। और तब मुझे बताया गया कि वो उस जमीन पर काबिज हैं, उसका 20,000 रुपया बयाना उन्होंने किसी व्यक्ति को देकर के वो मकान, उस जमीन को खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो व्यक्ति मारा गया, किसी कारण से उसकी मौत हो गई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास आजीविका के लिए केवल यही जमीन बची है, मैं इसको आपको दे नहीं सकती। तो वहां पर इन्होंने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया। यह मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती रही। वह जो महिला है इतनी सक्षम थी नहीं, बहुत समय तक वो कोर्ट में गई और आखिर थक हार कर बैठ गई और एक्स पार्टी डिसीजन उस व्यक्ति के पक्ष में हो गया। तो मैं यहां यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब जल जंगल जमीन को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके लिए लड़ने वालों को भी बहुत बारीकी से हमको देखने और समझने की आवश्यकता है। जहां जहां आतंकवाद है, जहां जहां तरह तरह के भांति भांति के नारे हैं, जहां ऐसे नारों को जोर जोर से लगाने वाले लोग हैं, उनके चेहरों को भी हमको ठीक से पहचानना होगा। और जब हम ठीक से पहचानेंगे तब हम एक एक आंदोलन को, एक एक इस तरीके के घटकों का, कारकों को और इसी तरीके से बस्तर और बस्तर जैसी परिस्थितियों को भली भांति समझ पाएंगे। तो ये विषय बहुत लंबा हो सकता है, बहुत कुछ है बस्तर के बारे में कहने और बताने के लिए। बस्तर का दर्द इतना बड़ा, इतना गहरा है। मैंने तो बस्तर के साथ छल करने वालों का चेहरा आपके सामने रखा है। बस्तर के साथ किस तरीके का छल हो रहा है, केवल उसको कुछ उदाहरणों से बताने की कोशिश की है। ये हो सकता है कि मेरे उदाहरणों से आप कंफ्यूज हो जाएं, ये हो सकता है कि मेरे उदाहरणों से आप सहमत असहमत होने के बाद बीच में आप विवेचना में कहीं पीछे चूक जाएं। और ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बात बस्तर की और इसके भीतर उद्धृत कई किताबें हैं, कृपया कर उनको पढ़ें। और आप उनको पढ़ेंगे तो आप बस्तर को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे, क्योंकि बस्तर फिर से जहां से मैंने बात शुरू की थी कि अंधों का हाथी है, उसको एक दृष्टिकोण से, एक कोण से न समझिए, समग्रता से समझिए, तो आपको हर कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जब भी आपको सुनता हूँ मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आ रहा है। तो दोस्तों, बस्तर के रंग ढंग और कहानियों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन असली सफ़र अब शुरू होता है आप सबके हाथों में इस किताब के जरिए। हमने सुना लेखक और मेहमानों के नज़रिए से बस्तर को, लेकिन इस किताब को पढ़ के आप खुद बस्तर की धड़कन को महसूस करेंगे। इस किताब को ज़रूर पढ़िए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस शान को आगे बढ़ाइए। हमें उम्मीद है कि बस्तर का यह रूप आपको ज़रूर इंस्पायर करेगा। शुक्रिया सभी गेस्ट्स का और ऑडियंस का। मिलते हैं फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।